जय साथियों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं यूपी टेट और बीपीएससी 4.0। ठीक है, यानी कि जो यूपी टेट 2026 है और बीपीएससी का जो चौथा चरण आ रहा है 2026 में, उसके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है यह। और यह यूपी टेट में जो आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड होगा, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और बीपीएससी में स्पेशल सीडीपी भाग में नहीं देता है। ठीक है, भाग में फिलहाल नहीं देता है, लेकिन जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपके सीडीपी के पूछे जाते हैं। शिक्षण विधियां हो गई और अन्य काफ़ी चीज़ें हैं जो उन्हीं भागों, 3 भाग में से किसी भाग में आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सभी लोग वीडियो में लास्ट तक रहेंगे और लास्ट तक देखते रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट करते रहेंगे। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपके जो आपका एग्जाम होगा वहां से काफ़ी प्रश्न हूबहू देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न का आंसर देंगे। साथ ही जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे। बीच बीच में हम बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते चैनल को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बाल विकास शिक्षण शास्त्र का यानी सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो यहाँ से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है और सीडीपी के हमने टोटल 30 प्रश्न यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, बीपीएससी का चाहे आपका प्राइमरी स्तर हो, जूनियर स्तर हो, टीजीटी, पीजीटी, वहाँ पर जैसा कि हमने पहले बताया कि स्पेसिफिक पार्ट सीडीपी का नहीं देता है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं भाग 1, 2, 3 में वहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं। लेकिन और जो आपका यूपी टेट है वहाँ तो जो है सीधा सीडीपी का एक पोर्शन ही देता है, पहला पोर्शन सीडीपी का होता ही है। तो पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो है, ये पुस्तक को किसने लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? तो आपका ऑप्शन आपके सामने है, सिगमंड फ्रायड, विलियम जोन्स, विलेल्ट उंट या फिर आपका ईएल थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रत्येक प्रश्न का आंसर क्या करना है आपको, नीचे लिखना है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट का ए बी सी डी जो भी आपको लग रहा हो यहाँ पर लिखिए और नीचे कमेंट कर दीजिए। और व्याख्या सहित देना चाहते हो तो व्याख्या सहित आप लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ। जाएंगे किसके साथ? ऑप्शन बी यानी कि विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, जिनको अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और ये 1800 कब, एक मिनट रुकिएगा, 1890 में, कब? 1890 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित किए थे। ठीक है, तो कब आई प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी? 1890 में। किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा। ठीक है, और अगला प्रश्न है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है बाल विकास शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का सर्वप्रथम मुख्य रूप से किस विचारक द्वारा किया गया था? यानी कि जो आप एनईपी 2020 जो है या एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है ना, तो यह जो विचार आया था, यह विचार किसने दिया था सबसे पहली बार? तो क्या बीएफ स्किनर ने, जॉन डेवी ने, एरिक एरिक्सन ने या फिर चार्ल्स डार्विन ने? ठीक है, तो ये सही जवाब क्या जाएगा आपका? जॉन डेवी। यानी कि जॉन डेवी जो थे ये प्रगतिशील शिक्षा के विचारक थे, जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा और लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देकर इसका समर्थन किया। यानी कि कौन? जॉन डेवी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत यानी कि मल्टीफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया या फिर किसने प्रतिपादित किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है जेपी जेपी गिलफोर्ड, बी हावर्ड गार्डनर, सी थॉर्नडाइक या डी स्पीयरमैन। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बहुबुद्धि का बहुकारक, जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है यानी मल्टीफैक्टर या बालू का सिद्धांत, जिसे ये सैंड थ्योरी कहा जाता है, इस पर ध्यान दिया है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आपका बहुबुद्धि यानी कि मल्टी इंटेलिजेंस, ये हावर्ड गार्डनर का है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसको किसने दिया है? हावर्ड गार्डनर ने दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है? बहुकारक का सिद्धांत। तो बहुकारक का सिद्धांत आप किसका है? थॉर्नडाइक का। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुकारक सिद्धांत पूछे यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे? थॉर्नडाइक महोदय। लेकिन ये बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछता है यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो वहां पर क्या होते, तब जाके हावर्ड गार्डनर बनते। समझ गए? नहीं समझे एक बार फिर से देखिए, जो आपका बहुकारक सिद्धांत है, ठीक है, बहुकारक सिद्धांत ये हावर्ड गार्डनर की है। और
बहुबुद्धि हावर गार्डनर की है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को द्विध्रुवी प्रक्रिया यानी कि बिपोलर प्रोसेस किसने कहा था, जिसमें से केवल शिक्षण मतलब शिक्षक और छात्र शामिल है। ठीक है, तो क्या जॉन डीवी, जॉन एरिक्सन, स्किनर या फिर ब्लूम। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा, आपका ऑप्शन जाएगा सही जवाब जॉन एडम्स। जॉन एडम्स यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, एडम्स ने शिक्षण को द्विध्रुवी प्रक्रिया यानी कि शिक्षक और छात्र को माना है। यहाँ पर इन्होंने पुस्तक को नहीं लिया है। ठीक है, तो जॉन एडम्स ने द्विध्रुवी प्रक्रिया कहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन का संप्रत्यय किस अवस्था में विकसित होता है। ठीक है, तो किस अवस्था में विकसित होता है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, फिर अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं। सही जवाब हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक में। ठीक है, पियाजे के अनुसार यह कितने से कितने होती है, देखिए ये जन्म से हो जाती है आपका 2 वर्ष, जन्म से यानी 0 से 2 वर्ष, ये चलती है आपकी 2 से 7 वर्ष, और ये आपकी 7 से 11 वर्ष। ठीक है, और ये चलती है आपकी 11 से आपका 13 प्लस, 13 प्लस या फिर आपका 15 लगभग मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट सभी लोग इसका सही जवाब देंगे, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे आप, मूर्त संक्रांतक अवस्था, जिसमें पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, यानी मूर्त संक्रांतक बच्चे में आयतन, वजन और संख्या के संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन की समझ आ जाती है। ठीक है, और अमूर्त वाला मतलब जैसे सिद्धांत हो गए, निगमन हो गए, वो कब करेगा, तो अमूर्त संक्रांतक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन किसका है। यह कथन किसका है, स्टेनले हॉल, वैलेंटाइन, सीएल हल या फिर आपका क्रो एंड क्रो। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा वैलेंटाइन। वैलेंटाइन का यह प्रसिद्ध कथन है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के पनपने का एक बहुत नाजुक समय होता है। कौन, वैलेंटाइन, यानी कि ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अच्छा, जो आपकी तूफान की अवस्था, विरोधक की अवस्था, ये सभी किसने कहा है किशोरावस्था को, तो ये कहा है स्टेनले हॉल ने, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ये आपका वैलेंटाइन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर कह रहा है कि अधिगम विकलांगता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो मशवल, किर्क, बी एफ स्किनर, सी सिगमंड फ्राइड और डी अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ऑप्शन ए यानी कि मशवल किर्क। यह 1963 की बात है, जब 1963 में सैमुअल क्रिक ने सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम विकलांगता शब्द का प्रयोग किया था, यानी इस्तेमाल किया था। तो अधिगम विकलांगता जो होती है, डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सैमुअल क्रिक ने इसके सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, इसके इस शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र शिक्षा बिना बोझ के यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन किस समिति के रिपोर्ट से लिया गया है, यानी कि बाई लर्निंग बाय विदाउट यानी बिना बोझ के शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये कुठारी आयोग की रिपोर्ट से है या फिर आपका यशपाल समिति या फिर मदालियर या फिर राधाकृष्णन आयोग। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, यशपाल समिति। आपको याद होगा यशपाल समिति, हमने आपको जब पढ़ा था एनसीएफ 2005, तो यशपाल समिति के बारे में बताया था। यशपाल समिति जो आपकी 1993 में है, कब आई, 1993 में यशपाल समिति आई, और शिक्षा बिना बोझ के इस पर इसका आधार माना गया। ठीक है, एनसीएफ 2005 में जो आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है डिस्लेक्सिया नामक अधिगम विकार मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, पठन में कठिनाई से, गणितीय गणना से, गणितीय कौशल और समन्वय से, या फिर भाषा बोलने से। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आपका डिस्प्लेक्सिया है, ठीक है, डिस्प्लेक्सिया यह साथियों आपका गतिक कौशल यानी कि मोटर स्किल से संबंधित है। गतिक कौशल यानी कि मोटर स्किल से संबंधित है। यहाँ पर समन्वय बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डिस्प्लेक्सिया एक विकार है जिसमें मस्तिष्क और शरीर की मांसपेशियों के बीच में समन्वय ठीक से नहीं बन पाता, जैसे जूते के फीते बांधना या बटन लगाना इत्यादि। ठीक है, जो आपका पढ़ने से संबंधित है वो आपका कौन सा है,
डिस्फ्रेक्सिया है, ठीक है, पठन विकार से, और गणती गणना से डिस्कैलकुलिया होता है, ठीक है, और लिखने से कौन सा होता है, डिस्ग्राफिया होता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। डिस्लेक्सिया किससे है? गति कौशल यानी मोटर स्किल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है बुद्धि का तरल ठोस मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? जेपी गुलफोर्ड, आरबी कैटल, थर्स्टन या फिर वर्नन, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? आरबी कैटल हो जाएगा, ठीक है। आरबी कैटल यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कैटल ने बताया कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, तरल जो कि अनुवांशिक होती है और ठोस जो कि अनुभव और शिक्षा से अर्जित की जाती है। तो आरबी कैटल ने बुद्धि को तरल ठोस मॉडल दिया है, ठीक है, आरबी कैटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि जो है आपकी, इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो अरस्तु, प्लेटो, सुकरात या फिर आपका रूसो। तो काफी आसान सवाल था ये, सुकरात है, ठीक है। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि का जनक इनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ये सी एच गुड जुड, ठीक है, सी एच जुड ने अधिकम स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कौन सा सिद्धांत दिया है? ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि समान तत्वों का सिद्धांत, ऑप्शन बी कह रहा है आपसे सामान्यीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी द्विकारक, ऑप्शन डी औपचारिक अनुभव का सिद्धांत। तो यहाँ पर सामान्यीकरण का सिद्धांत जो है किसने दिया? ये इन्होंने दिया है, सी एच जुड ने, ठीक है। सी एच जुड ने कौन सा सिद्धांत दिया? यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि गाल्टन शिक्षण विधि यानी कि डाल्टन जो है, डाल्टन प्लान का प्रतिपादक किसने किया है? मॉन्टेसरी, हेनन, पार्कडस्ट, किलपैट्रिक या फिर फ्रोबेल, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा आपका? हेलेन पार्कस्ट, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट बन रहा है। डाल्टन विधि का निर्माण अमेरिका की हेलेन पार्कस्ट ने किया था, ठीक है, पार्कस्ट ने किया, जिसमें इन्होंने समय सारणी पर कठोर प्रबंध नहीं दिया, ठीक है, समय सारणी पर इन्होंने क्या किया? विशेष प्रबंध, विशेष कठोरता नहीं दिखाई। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण, जैसे पिकनिक हो गया, एथलेट हो गया, एस्थेटिक और आपका एथनिक, किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो युंग ने, क्रिचमर, आल्पोर्ट या फिर कैटल, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये आपके जो शारीरिक रचना है, हमने आपको पढ़ाया था कि ये किसके द्वारा दी गई अवधारणाएं हैं? तो यह है आपका क्रिचमर, ठीक है, क्रिचमर यानी कि ऑप्शन बी। जर्मन के विद्वान थे, ठीक है। जो क्रिचमर हैं ये कहाँ के थे? ये जर्मन के थे। इन्होंने शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्ति को बांटा, जिसमें पिकनिक, गोलकाय, ठीक है, और एथेटिक यानी सुडौल इत्यादि चीजों के बारे में, इत्यादि जो है शारीरिक के आधार पर बांटा हुआ, ठीक, शारीरिक बनावट के आधार पर इन्होंने बांटा हुआ है व्यक्तित्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है बुद्धिलब्ध यानी आईक्यू के मापन के अनुसार 90 से 109 के बीच आईक्यू वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाएगा? प्रतिभाशाली, सामान्य, मंद बुद्धि या फिर श्रेष्ठ बुद्धि? तो काफी आसान सवाल पूछ लिया यहाँ पर, सभी लोग जवाब दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? जो अगर अगर किसी की बुद्धि 90 से 109 है तो ये हो जाएगा एवरेज इंटेलिजेंस यानी कि समान बुद्धि, ठीक है, समान बुद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? विकास एक सतत और सतत प्रक्रिया है, ठीक है, और धीमी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? पियाजे, स्किनर, हॉरलॉक या फिर वुडवर्थ, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी के साथ जाओगे, स्किनर। नेक्स्ट है अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अवलोकन अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, नैबंतिक अनुबंध या फिर चिन्ह अधिगम, ठीक है। तो आलो आलोकात्मक अधिगम होगा ये, ठीक है, क्या? आलोकात्मक अधिगम यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें बंडूरा के सिद्धांत को आलोना जो है अवलोकनात्मक अधिगम या मॉडलिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा दूसरों को देखकर यानी अवलोकन करके सीखता है, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है, यानी रुचि यानी कि इंटरेस्ट और ध्यान यानी कि अटेंशन को एक ही सिक्के के दो पहलू किसने कहा है? तो रॉस, मैकडूगल, क्रोनक्रो या फिर जर्सिल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए रॉस। किसने कहा है? ऑप्शन ए रॉस ने कहा है। ठीक है, रॉस ने कहा है कि ध्यान और रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिस चीज में रुचि होगी ध्यान उसी की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, तो रॉस का है ये। नेक्स्ट आपका परिपक्वता यानी कि क्रिएटिविटी का जनक किसे माना जाता है? तो क्रिएटिविटी का जनक किसे माना जाता है? जिन्होंने टॉलरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि टीटीसीटी विकसित किया जाता है। तो गिलफोर्ड, पॉल टॉलरेंस या फिर अल्बर्ट ऑसबॉर्न या फिर ब्रूनर। तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा आपका? ये देखिए टॉलरेंस अगर आ गया यहाँ पर तो सीधा आप जो है टॉलरेंस के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी किसके द्वारा? ये ई पाओ टॉरेंस के द्वारा। ठीक है, यानी कि टॉरेंस की आधुनिक सृजनात्मकता का जनक फादर ऑफ क्रिएटिविटी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, शाश्वतावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से क्या नहीं है? तो यहाँ पर निगेटिव में पूछा है, तो ध्यान दें कि शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का ज्ञान, नैतिकता का होना या फिर मानसिक विकास में तीव्रता। तो यहाँ पूछा कौन सा नहीं, यानी कि इसको करेंगे अंडरलाइन। और यहाँ पर क्या नहीं होता? शैशवावस्था में नैतिकता नहीं होती है। ठीक है, यानी कि जो आपका शैशवावस्था कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष होती है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था मानी जाती है जब जो है। तो यहाँ पर क्या नहीं होता? तो बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है, वह केवल अपनी इच्छा से प्रेरित होता है। बाकी जो शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, दूसरों के प्रति वो निर्भर होते हैं, मतलब दूसरों पर ही निर्भर होते हैं, और मानसिक विकास यहाँ तेजी से होता है। लेकिन नैतिकता क्या होती है? नहीं होती। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कुल कितने स्तर और अवस्थाएं हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका, इसमें 3 स्तर इन्होंने बताए हैं और 6 अवस्थाएं बताई, यानी कि प्रत्येक स्तर की 2 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, कोहल वर्ग नैतिक विकास में 3 स्तर बताए हैं, जैसे पूर्व परापरंगत, परापरंगत और उत्तर परापरंगत। और प्रत्येक स्तर की 2 अवस्थाएं यानी कि कुल 6 अवस्थाएं बताई हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक की श्रेणी में कौन सा आता है? कौन सी श्रेणी में आते हैं विशिष्ट बालक? ठीक है, केवल प्रतिभाशाली बालक, केवल मंदबुद्धि, केवल शारीरिक रूप से विकलांगता या फिर उपयुक्त सभी। देखिए विशिष्ट बालक में क्या हो जाता है साथियों? ये सभी हो जाते हैं। ठीक है, यानी विशिष्ट बालक वह जो सामान्य औसत बालकों से अलग हो, चाहे वह बहुत होशियार हो या फिर मंदबुद्धि हो या फिर विकलांग हो। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अधिगम सीखना कैसा होता है? धीरे धीरे, अभ्यास से, अचानक या फिर रटकर? तो आपका जो इंटेलिजेंस हो, सॉरी, ये अंतर्दृष्टि होता है। ठीक है, अंतर्दृष्टि जो होती है साथियों ये अचानक आती है। सोच और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? अब आप ये बताएं किसने दिया है? तो दिया है गेस्टाल्टवादियों ने। जो सोच होती है साथियों कब आती है? अचानक से आती है। ठीक है, यानी कि सडन आती है। कब आती है? सडन आती है, यानी कि अचानक आती है। गेस्टाल्टवादियों जिसमें कोहलर के अनुसार सोच या अंतर्दृष्टि पूर्व अभ्यास से नहीं बल्कि मस्तिष्क में अचानक से उत्पन्न होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों के साथ हमेशा क्या जुड़ा होता है? अच्छा, मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? तो 14 बताई हैं। कितनी बताई हैं मूल प्रवृत्तियां? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई हुई हैं। ठीक है, जैसे जो वो अनुसार जो क्या हो जाएगा, मैकडूगल के अनुसार क्या होगा? हर मूल प्रवृत्ति जैसे पलायन के साथ एक संवेग जैसे भय होता है, यह आवश्यक रूप से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी डी, बुद्धि, संवेग, तर्क या स्मृति, क्या जुड़ा होता है? तो संवेग जुड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियां हमेशा संवेग से जुड़ी हुई होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर बी एफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रयोग मुख्य रूप से किस जीव पर किया है? कुत्ता, बिल्ली, चूहे, कबूतर, मनमानुस या बंदर? ठीक है, बी एफ स्किनर की बात आई है, तो इन्होंने किस पे किया है? चूहे और कबूतर पे किया। ऑप्शन बी आपको करेक्ट हो जाएगा। बी एफ स्किनर ने चूहे और कबूतर पर अपना क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास यानी डेवलपमेंट का तात्पर्य क्या है? तो क्या तात्पर्य इसका? केवल शारीरिक अंगों का वृद्धि या फिर मानसिक केवल मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन, या फिर केवल मानसिक परिवर्तन? तो देखिए जो डेवलपमेंट होता है यानी विकास, इसका मतलब होता है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 26 का सी हो जाएगा, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। यानी बुद्ध केवल जो जो वृद्धि होती है केवल मात्रात्मक होती है, यानी शारीरिक रूप से होती है, जबकि जो विकास होता है ये मात्रात्मक के साथ साथ आपका गुणात्मक भी होता है, जैसे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। अभी तक यार वीडियो को लाइक आप लोग नहीं कर रहे, बहुत कम रेशियो भाई, फटाफट लाइक करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो, और जो लोग पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का जो विकास है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के आधार पर किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, किसने किया था, ठीक है। तो एवन डब्ल्यू एलन यानी कि डब्ल्यू एलन के द्वारा, या फिर बी के पासी, या फिर वेडिल ह्यूम, या फिर आर्म स्ट्रॉन्ग। तो सही जवाब हो जाएगा आपका इवाइड डब्ल्यू एलन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए के साथ जाओगे। इन्होंने 1963 में क्या किया? 1963 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में डब्ल्यू एलन ने माइक्रो टीचिंग का आविष्कार किया था। किसने? डब्ल्यू एलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन लिपि में कुल कितने उभरे हुए अंक होते हैं या बिंदु होते हैं? उभरे हुए बिंदु कितने होते हैं, डॉट्स जो होते हैं? तो टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने? 6 होते हैं। ये दृष्टिबाधित लोगों के शिक्षा से संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए इसमें इस्तेमाल होने वाली ब्रेन लिपि 6 उभरे हुए डॉट्स पर आधारित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, करके सीखना एंड लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किस विचारधारक ने दिया है? तो प्रयोजनवाद या प्रगतिवाद शिक्षा, या फिर आदर्शवाद, प्रगतिवाद, या फिर यथार्थवाद? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे यहाँ पर, प्रयोजनवाद या प्रगतिशील। जॉन डीवी ने दिया है, ठीक है। से जॉन डीवी जैसे प्रयोजनवादियों ने शिक्षा को जीवन का अनुभव माना और करके सीखने पर बल दिया। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है शिक्षण यानी टीचिंग को त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने माना है, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम शामिल हैं? ठीक है। तो एडम से जॉन डीवी, स्किनर या फिर थॉर्नडाइक? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जॉन डीवी तथा बाद में ब्लूम भी शामिल हुए इस चीज में। इन्होंने शिक्षण को त्रिध्रुवी यानी कि ट्रीपोलर, ठीक है, प्रक्रिया बताया, जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम या समाज तीनों को होना आवश्यक इन्होंने बताया, ठीक है। तो इससे टोटल आपके सीटीपी के 30 प्रश्न आज की वीडियो के प्रैक्टिस सेट के। अब आप ये बताएं टोटल आपने कितने सही आंसर दिए, और इस वीडियो के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय भी नीचे कमेंट जरूर करिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार थे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।